हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज्ड एक रियल स्टोरी बेस्ड हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है द डिसअपीयरेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल डेव एंड लीज के साथ। लीज एक डिवोर्सी है, 2 बच्चों की माँ है और डेव का भी बस कुछ दिन पहले ही एक 12 इयर्स ओल्ड सीरियस रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ था। एक दिन दोनों एक डेटिंग साइट पे मिले, दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आई तो वो लोग फिर से मिलने लगे। लेकिन ये एक बहुत ही कैजुअल रिश्ता था, जस्ट फॉर फन। भले ही दोनों की सिचुएशन काफी हद तक सेम थी, मगर अपने अपने लाइफ को लेकर नजरिया बिल्कुल ही ऑपोजिट था। जहां लीज डेव के साथ सेटल करना चाहती थी, इनफैक्ट उसे लेकर पॉजिटिव भी थी, वहां डेव फिर से किसी सीरियस रिश्ते में फंसना नहीं चाहता था। तो जब भी लीज उसके घर में मूव इन करने की बात करती थी, डेव ब्रेकअप की बात करता था। ऐसे कब तक चलता? ऐसे में एक दिन डेव की मुलाकात होती है कैरी नाम के लड़की से और देखते ही दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। एक साथ डेट पर भी जाते हैं। डेव को सबसे ज्यादा पसंद आता है कैरी का अप्रोच। वो हर चीज को बहुत ही लाइटली लेती थी। डेव उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील करता था, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता था। इवन उनका माइंडसेट भी क्वाइट सिमिलर था। उनके फर्स्ट डेट पे ही डेव की एक्स गर्लफ्रेंड सैरा और उसके बच्चों से कैरी की मुलाकात होती है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो शायद रिएक्ट करती, मगर कैरी, जबकि वो खुद भी एक लड़के की माँ है, इस सिचुएशन को बहुत ही कैजुअली हैंडल करती है। इसके बाद जब वो दोनों डेव के घर जाते हैं, थोड़ा सा कोजी होने की कोशिश करती है, वहां भी प्रॉब्लम आती है। दरवाजे पर दस्तक देती है लीज। उसने अपने घर की चाबी खो दिया था, तो डेव के पास जो स्पेयर कीज है वो उसे चाहिए थे। डेव बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ चुका था, तो कैरी उसकी हालत समझते हुए उस रात घर जाने की डिसाइड करती है। रास्ते में उसकी लीज से मुलाकात भी होती है, मगर बस कुछ सेकंड के लिए। लीज डेव के घर आना चाहती थी, मगर डेव उसे वापस भेज देता है और खुद जाता है कैरी के घर उससे माफी मांगने। मगर कैरी उससे गुस्सा नहीं थी। वो लोग कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, उसने भी कई लड़कों को डेट किया है, सो इट्स ओके। इवन डेव से इंटीमेट होने से पहले वो ये भी क्लियरली मेंशन कर देती है कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं होगा। वो लोग एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। डेव को एग्जैक्टली वही मिल चुका था जो उसे चाहिए था, तो आगे कुछ हफ्तों तक उनका रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है। कैरी की माँ नैन्सी को इसके बारे में पता था। वो बहुत खुश थी कि फाइनली उनकी बेटी अपने काम के अलावा भी किसी और को वक्त दे रही है। मगर ऐसे में एक दिन एक हादसा होता है। एक रात जब डेव और कैरी एक साथ थे, तो कैरी के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये जेम्स था। इसके साथ कैरी एक बार डेट पर गई थी, लेकिन इसके हॉट टेम्पर की वजह से कैरी ने इस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दिया, जो जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो कैरी को धमकाता है कि इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। डेव को सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। वो कैरी को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अगले कुछ दिन कैरी वहीं रहती है। उनका रिश्ता जैसा भी था काफी स्मूथली चल रहा था। लेकिन एक दिन डेव को अपने घर में लीज का आईपॉड मिलता है, जिसे वो लौटाने जाता है एंड अल्टीमेटली फिर से एक बार लीज के साथ इंटीमेट हो ही जाता है। मन ही मन बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहा था वो, तो घर आकर सबसे पहले कैरी से सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन कैरी इस बार भी कोई रिएक्ट नहीं करती। इतने बड़े बात को भी बहुत ही नॉर्मली हजम कर लेती है वो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। डेव को तो बहुत ही खुशी होती है, लेकिन अगले दिन ही जब वो काम पर जाता है, उसे कैरी का मैसेज मिलता है। वो परमानेंटली उसके घर में मूव इन करना चाहती थी। डेव को कुछ समझ नहीं आता, कैरी ये सब क्या बोल रही है। वो डायरेक्टली मना कर देता है और उसके बाद ही कैरी का असली रूप बाहर निकल आता है। वो ब्रेकअप कर लेती है डेव से, और तो और बहुत ही रूडली उसे गाली देते हुए कहती है कि उसने उसका लाइफ बर्बाद कर दिया। डेव सच में हैरान हो चुका था, लेकिन वो और इस बारे में नहीं सोचता, ना कोई कांटेक्ट रखता है। उधर नेक्स्ट डे नैन्सी को कॉल आता है कैरी के ऑफिस से। पता चलता है वो पिछले 2 दिन से काम पर नहीं गई। इधर वो घर में भी नहीं आई थी। उसका बेटा सैम नैन्सी के साथ रह रहा था लास्ट कुछ दिनों से, तो नैन्सी उसी वक्त कैरी को कॉल करती है, मगर वो टेक्स्ट में जवाब देती है कि उसका मूड बहुत ही खराब है, उसे किसी से बात नहीं करनी। वो कुछ दिन बाद सैम को लेने आ जाएगी। मगर वो दिन कभी नहीं आता। अपने कजिन के शादी पे अटेंड नहीं करती वो। फाइनली जब कैरी अपने पिता को डॉक्टर के पास ले जाने की बात भूल जाती है, नैन्सी को सीरियसली टेंशन होने लगता है। नो फोन कॉल्स, नो टेक्स्ट। कैरी इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, किसी भी हालत में नहीं।
तो नैन्सी उसी दिन पुलिस में जाके कंप्लेन करती है और तब हमें पता चलता है कैरी को बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है। 10 साल पहले वो ऐसे एक बार घर से भाग गई थी, लेकिन तब से उसका मेडिकेशन चल रहा है। उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ। साथ में नैन्सी उसके बॉयफ्रेंड्स के बारे में भी पुलिस को इन्फॉर्म करती है, डेव, जेम्स और जिसके भी साथ वो पास्ट में डेट पर गई थी। लेकिन पुलिस इस केस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कैरी इस बार भी खुद से वापस आ जाएगी। फिर भी वो लोग अपना काम करते हैं, नैन्सी के बताए हुए हर शख्स से पूछताछ करते हैं। उधर ये पूरा समय कंटिन्यूअसली कैरी डेव को मैसेज करती रहती है, बहुत ही गंदे शब्दों में गाली देकर उसे थ्रेट करती है। और सिर्फ वो ही क्यों, लीज को भी तो नहीं छोड़ती कैरी। एक दिन जब वो अपने बच्चों को लेकर बाहर जा रही थी, उसे अपना गैराज डोर पे कुछ बहुत ही ऑफेंसिव वर्ड्स देखने मिलते हैं। दोनों ही परेशान हो चुके थे कैरी के बर्ताव से। आखिर वो ऐसा कर क्यों रही है? मगर इस सब से एक फायदा होता है, लीज और डेव फिर से एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं, फिर से हैंग आउट करने लगते हैं एक साथ। उधर एक दिन नैन्सी को उसका एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कैरी एक न्यू जॉब लेकर एक नए शहर में शिफ्ट कर रही है और उसने अपने घर का सारा फर्नीचर भी सेल कर दिया है। इससे नैन्सी जितनी हैरान होती है उससे कई ज्यादा अपसेट सैम होता है। अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा था वो। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी माँ उसे क्यों इग्नोर कर रही है। और जब नैन्सी उसे लेकर कैरी के घर जा पहुंचती है, उसे पता चलता है कैरी तो अपनी मेडिसिन घर में ही छोड़ गई है। तो मे बी ये हो सकता है ये उसकी बीमारी फिर से लौट आई हो। दूसरी तरफ पुलिस भी अपना काम कर रही थी। वो लोग डेव से भी मिलने गए थे और कैरी के भेजे गए मैसेजेस को देखकर उनका शक और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। वो लोग श्योर थे ये लड़की अपने मर्जी से गायब हुई है। मगर इसके बाद से ही इस सिचुएशन तेजी से बिगड़ने लगती है। लीज और डेव जहां भी जाते थे कैरी उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, ऐसे मैसेजेस भेजती थी ऐसे वो उन्हें स्टॉक कर रही है। वो लोग कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, क्या खा रहे हैं, सब पता होता था उसे। पहले तो वो सिर्फ उन्हें थ्रेट करती थी, लेकिन अब उनके बच्चों को भी टारगेट करने लगी थी कैरी। लिस को समझ ही नहीं आता उसका नंबर कैरी को कैसे मिला। उसे ब्लॉक करने से भी कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि कैरी दूसरे नंबर से टेक्स्ट करने लग जाती थी। ऐसे ही चलता रहा कुछ महीनों तक और फिर एक दिन एक भयानक स्टेप ले लेती है। वो डेव को एक पिक्चर भेजती है जिसमें लीज कैप्टिव हालत में उसके गाड़ी के ट्रंक में बेहोश पड़ी थी। कैरी डेव से ये कहती है कि उसी वक्त उससे ब्रेकअप करने के लिए, नहीं तो वो लीज को मार डालेगी। डेव कॉल तो करता है लेकिन लीज फोन नहीं उठाती, तो वो भागता है उसके घर की तरफ और रास्ते पर डेव को कैरी की गाड़ी दिख जाती है, लेकिन उसके ट्रंक में कुछ नहीं था। लीज तो अपने घर में थी। गाड़ी से पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स तो मिलती हैं, मगर वो उनके रिकॉर्ड में किसी से भी मैच नहीं कर रहे थे और लीज की वो फोटो फोटोशॉप्ड थी। इसी बीच नैन्सी के पति मतलब कैरी के पिता की भी मौत हो जाती है, मगर कैरी उनके फ्यूनरल में भी नहीं आती, बस अपने माँ को एक छोटा सा टेक्स्ट भेज देती है। इससे नैन्सी बहुत नाराज हो जाती है और कैरी से फोन पर बात करने के लिए फोर्स करने लगती है। जवाब में कैरी उन्हें काफी खरी खोटी सुनाती है, साथ में कहती है कि नैन्सी माँ बनने के लायक ही नहीं है। नैन्सी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कोई इतना कैसे बदल सकता है। दूसरी तरफ एक दिन जब लीज घर लौटती है उसे एक भयानक नजारा दिखता है। उसका घर जल रहा था। फॉर्चुनेटली तब उसके बच्चे घर में नहीं थे इसीलिए वो बच गए, मगर उसके 2 पेट डॉग्स वहीं पर जलकर राख हो गए। पुलिस श्योर थे ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने इंटेंशनली किया था और सारे हालातों को देखते हुए सभी का शक कैरी पर ही जा रहा था। लेकिन वो आखिर थी कहाँ, सामने क्यों नहीं आ रही थी? ऑफिसर्स को काफी अजीब लग रहा था। कई महीने हो चुके थे, इनफैक्ट 1 साल होने जा रहा था, लेकिन उन्हें कैरी का एक भी ट्रेस नहीं मिला। उनके रैडर में वो कभी नहीं दिखी, ना उसके बैंक अकाउंट में कोई फर्क हुआ, ना किसी ने उसकी आवाज सुनी। अगर वो जिंदा है तो छुपने के लिए भी तो उसे पैसे चाहिए होंगे ना। इसका मतलब या तो वो किसी सीक्रेट मिशन में है या फिर वो जिंदा ही नहीं है। ये मैसेजेस जरूर उसकी जगह कोई और सेंड कर रहा है, कोई ऐसा जिसे इन सब टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। इस पॉइंट पे उनका शक जेम्स पर पड़ता है क्योंकि वो एक टेक फ्रीक है। वो लोग फिर से उसे इंटेरोगेट करते हैं, कई तरह के सवालों से उसे पजल कर देते हैं, मगर कुछ फायदा नहीं होता। उसे कैरी के बारे में सच में कुछ पता नहीं था। फिर से ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, किसी को और कोई मैसेज नहीं मिलता, बस एक फोन आता है नैन्सी के पास। उसे बताया जाता है कैरी एक होमलेस शेल्टर में है, वो जिंदा है।
नैन्सी तो सारी उम्मीद हार चुकी थी। ऐसे में ये खबर सुनकर उसे बहुत खुशी मिलती है। अगले दिन ही वो और सैम जा पहुंचते हैं उस शेल्टर में, लेकिन वहां उसे कोई कैरी नहीं मिलती, ना उसके नाम का कोई एंट्री था। इनफैक्ट वहां तो कोई आदमी भी काम नहीं करता, तो उसे कॉल किसने किया? क्या कोई मजाक कर रहा है उनके साथ? उधर दूसरे दिन जब लीज अपने दोस्त के साथ शॉपिंग जाती है, उसे डेव दिखता है अपने बच्चे और एक्स गर्लफ्रेंड सैरा के साथ। दोनों कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे थे। इसे देखकर लीज को शक होता है, कहीं इस सब के पीछे सैरा तो नहीं। तो वो उसी दिन जाकर एक ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देती है। और इसके ठीक बाद ही डेव के साथ एक अजीब चीज होने लगती है। उसे उसके कुछ पास्ट गर्लफ्रेंड्स कॉल करती है और बताती है उसके नंबर से उनके पास ऑफेंसिव मैसेजेस गए हैं, लेकिन डेव को खुद ही नहीं पता कैसे, उसने तो नहीं किया। और तो और किसी ने उसके दरवाजे पर भी एक अजीब सा कमेंट लिखकर गया था। डेव को इतना ज्यादा टेंशन होने लगा था कि वो अपने सेफ्टी के लिए एक लाइसेंस्ड गन खरीद लेता है, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। उधर नैन्सी को कैरी एक फोटो भेजती है, ये कहकर कि वो फिर से शादी कर रही है। उसने अपने एंगेजमेंट रिंग का फोटो भी सेंड किया था, जिसे देखती ही नैन्सी श्योर हो जाती है ये उसकी बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हाथ उसका नहीं था। उधर लीज का शक भी कैरी से ट्रांसफर होकर सैरा की तरफ डायरेक्ट होने लगा था। एक आउटिंग के दौरान वो डेव को भी यह बात बताती है, जिसका डेव बहुत ही फियर्सली प्रोटेस्ट करता है, क्योंकि वो श्योर था सैरा ऐसा काम नहीं कर सकती। इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है और लीज गुस्से पर रेस्टोरेंट से अकेले ही निकल जाती है। उसे बहुत रोना आ रहा था, तो वो एक पार्क में जाकर रोने लगती है। शाम का वक्त था, लीज के अलावा वहां और कोई नहीं था। तभी कहीं से एक लेडी आती है और उसे शूट करके भाग जाती है। फॉर्चुनेटली गोली लीज के पैर में लगी थी, तो वो तुरंत बेहोश नहीं होती। खुद ही 911 पे कॉल करती है और पुलिस को अपने हमलावर के बारे में भी बताती है। वो लेडी और कोई नहीं सैरा थी, और जिससे गोली चली थी वो डेव की गन थी। डेव ने बहुत ही संभाल के उसे अपने क्लोजेट में रखा था। उसे पता भी नहीं चला कब वो चोरी हो गई। वो इस बार भी श्योर था कि ये सैरा नहीं हो सकती। फिर भी पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उसका लाई डिटेक्शन टेस्ट भी होता है, लेकिन जब उसमें साबित हो जाता है कि वो बेकसूर है, तो पुलिस के लिए सिचुएशन और ज्यादा मेस्ड अप होने लगता है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे किस पर यकीन करना चाहिए और किस पर नहीं। लिस पर उनका भरोसा टूट चुका था, तो इन अ वे वो भी शक के दायरे में आ चुकी थी। ऑफिसर्स कंप्लीटली न्यू एंगल से केस को स्टडी करने लगते हैं, और इसी में उन्हें पहला ब्रेक थ्रू मिलता है जब वो लोग लीज के कॉल हिस्ट्री को चेक करते हैं। इनिशियली उन्हें कुछ नहीं मिलता, मगर इन डेप्थ चेक करने पर उन्हें कुछ डिलीटेड डेटा हिस्ट्री मिलती है, जिससे पता चलता है लीज ने कैरी को 6 बार कॉल किया था, वो भी ठीक उसके गायब होने से पहले। ये बात अभी तक किसी को पता नहीं था, लीज ने कभी मेंशन ही नहीं किया। लेकिन अभी सवाल ये था वो कैरी को कॉल क्यों करेगी। और तो और पुलिस को उसी डिलीटेड सेक्शन में एक ऐप भी मिलता है प्रीटेक्स्ट नाम से। अपेरेंटली एक बहुत ही सिंपल मैसेजिंग ऐप था, बट विद अ ट्विस्ट। इसमें मैसेजेस को प्री स्केड्यूल करने का ऑप्शन था, और इसके जरिए किसी को मैसेज करके ये भी प्रिटेंड किया जा सकता था कि सेंडर कोई और है। ऑफिसर्स तो हैरान हो जाते इस ऐप के बारे में जानकर। लीज इसे रेगुलरली इस्तेमाल किया करती थी। इसका मतलब लीज जब डेव के साथ रहती थी तो इससे वो खुद को भी मैसेज कर सकती थी, जो कि उसने पहले ही स्केड्यूल करके रखा होता था, और डेव को भी भेज सकती थी और प्रिटेंड कर सकती थी कि ये सब कैरी भेज रही है। इनफैक्ट जरूर उसने ही डेव का नंबर यूज करके उसके पास्ट गर्लफ्रेंड्स को मैसेज किया होगा। दिस इज सो इनसेन। ऑफिसर्स को सारा खेल समझ आ चुका था। वो लोग लिस का फिंगरप्रिंट कैरी के गाड़ी से मिले फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं, तो एक परफेक्ट मैच निकलता है। वो लोग श्योर हो चुके थे कि लीज ही एक्चुअल में द स्टॉकर है, जो कैरी के नाम से पिछले कई महीनों से डेव का लाइफ बर्बाद कर रही है। तो डेव को भी इन्फॉर्म किया जाता है। ऑफिसर्स उसे डायरेक्टली वार्न करते हैं कि लीज बहुत ही चालाक है और डेंजरस भी, वो कुछ भी कर सकती है, तो डेव को केयरफुल रहना होगा, साथ में सैरा और अपने बच्चों का ख्याल भी रखना होगा उसे। उन्हें यह भी शक होता है कि कैरी जरूर मर चुकी है और उसके डिसअपीयरेंस के पीछे इसी पागल औरत का हाथ है। अभी बाकी है तो बस इस पॉइंट को साबित करना। उसके लिए ऑफिसर्स लीज की ही मदद लेती है। बातों बातों में उसे ये कहते हैं कि उन्हें पता है सैरा गुनहगार है, उसने ये जरूर कैरी का खून किया होगा, मगर उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उसे अरेस्ट करना इम्पॉसिबल हो रहा है।
ऊपर से जब डेव बच्चों का बहाना देकर सैरा के साथ उसके घर में शिफ्ट कर जाता है, लीज गुस्से में पागल हो जाती है। इतना कुछ करके भी उसे डेव नहीं मिला, ये वो कैसे एक्सेप्ट कर ले? उसे कुछ भी करके सैरा को रास्ते से हटाना था। तो अगले दिन ही वो ऑफिसर को एक ईमेल फॉरवर्ड करती है जो अपेरेंटली सैरा ने उसे भेजा था। इसमें सैरा ने कन्फेस किया है कि वो ही खूनी है, उसने ही कैरी को खून करके उसके लाश को जला दिया है। लेकिन एक सिंपल सा सवाल का जवाब वो भूल गई थी, एंड दैट इज सैरा के साथ उसका ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो वो भला लीज को ऐसी बातें क्यों बताएगी? जो भी हो, ऑफिसर्स का तरीका काम कर रहा था, लेकिन उन्हें अभी भी और डिटेल्स चाहिए थे, तो वो कंटिन्यूअसली लीज को पोक करने लगते हैं और लीज उन्हें डिटेल्स देती रहती है, ऑफ कोर्स सैरा को इम्पर्सनेट करके। फाइनली एक दिन ऑफिसर को एक मेल भेजती है वो, जिसमें सैरा ने कन्फेस किया था कि उसने कैरी के ही गाड़ी में उसका खून किया है। ऑफिसर्स को एग्जैक्टली यही तो चाहिए था। वो लोग उसी दिन गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेज देते हैं, जिसमें उन्हें मिलता है खून। भले ही गाड़ी को अच्छे से क्लीन किया गया था, मगर फिर भी कुछ दाग रह गए थे। उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है और नैन्सी को बुलाया जाता है कैरी के कुछ पर्सनल आइटम्स के साथ, जैसे उसका हेयर ब्रश, उसमें कुछ बाल थे उसके, जिससे कैरी का डीएनए मिल जाता है। और जब इन दोनों डीएनए को मैच किया जाता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आता है। ऑफिसर्स 100% कंफर्म्ड हो चुके थे। उनके पास वारंट भी था, तो वो लोग लीज को उठा लेते हैं। उसके प्रेजेंट घर में भी सर्च किया जाता है, जहां से उन्हें और भी सबूत मिल जाते हैं, जैसे कैरी के गैजेट्स, उसका आईपैड, लैपटॉप। साथ में लीज के डिलीटेड डेटा में उन्हें एक फोटो भी मिलती है। किसी के पैर की फोटो थी ये, जो डिकम्पोज होने लगा था, मगर उसमें जो टैटू था वो इंटैक्ट था, और उसी को देखकर नैन्सी ने कंफर्म किया ये कैरी का पैर है। इन्वेस्टिगेशन से पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि लीज ने ही खुद अपने घर में आग लगाई थी। इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। इनफैक्ट उसने खुद ही खुद को शूट भी किया था। और भी हजारों छोटे छोटे सबूत थे, जिसके सामने लीज का झूठ फीका पड़ने लगता है, एंड अल्टीमेटली उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा भी मिलती है। फाइनली सभी को अपने अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। डेव, सैरा, उनके बच्चे सभी सेफ हो चुके थे, मगर नैन्सी और सैम, उन्होंने जो खोया था उसकी भरपाई शायद ही कोई कर सकता था। बेचारी कैरी, बिना किसी दोष के बेमौत मरना पड़ा था उसे। दोस्ती कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म में रियलिटी को एग्जैक्टली कॉपी किया गया है। हर इस पॉइंट को डिटेल्स में दिखाया गया है जो रियलिटी में हुआ था। सब कुछ शुरू हुआ था ऑन 13 नवंबर 2012 को। हर रोज की तरह उस दिन भी कैरी ऑफिस जाने के लिए निकली थी, मगर फिर कभी घर नहीं लौटी। उस समय वो डेव के घर में रह रही थी। ऑफिस निकलने से पहले उन दोनों ने कुछ अच्छे वक्त बिताए थे, और वही डेव के साथ उसकी आखिरी मुलाकात भी थी। उस दिन के बाद जैसे वो अचानक से ही गायब हो गई थी। सिर्फ उसकी मैसेजेस आते रहे लगातार कुछ सालों तक। ऐसे बिजार एंड वेंचफुल मैसेजेस जो कैरी भेज रही है, ये मानना भी लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। वो अपने फैमिली को भी इग्नोर कर रही थी। अपना बर्थडे, अपने बेटे का बर्थडे, हॉलीडेज, फैमिली फंक्शन, वेडिंग्स, और जब उसके पिता की मौत हुई तब भी वो घर नहीं लौटी। तब जाके उसकी माँ श्योर हो गई कि कुछ गड़बड़ है। उसका फैमिली उसके लिए सब कुछ था, वो इतनी इग्नोरेंट नहीं हो सकती। फाइनली 2015 में पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला, और लगातार 1 साल कोशिश करने के बाद 2016 के एंडिंग में उन्होंने लीज को अरेस्ट किया। वैसे इस फिल्म में पूरे सिनेरियो को ही बहुत ही विविडली पोर्ट्रे किया गया है। ये फिल्म जितनी थ्रिलिंग है उतनी ही इमोशनल भी। अगर आपको मिले तो आप जरूर देखना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।